चैप्टर 19। अब आगे। शाम का बगीचा, चौधरी हवेली। अनवी, अनवर और अंशी आइसक्रीम खाकर लौट चुके थे। शाम की हल्की हवा अब ठंडी पड़ने लगी थी। आसमान में सूरज डूब चुका था और उसके पीछे नीले बादलों के बीच बिजली की चमक छिपी हुई थी। बगीचे के बीच झूले पर बैठी थी सुहाना। उसकी रेशमी साड़ी के पल्लू हवा में उड़ रहे थे। झूले की हर लहर के साथ उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे किसी पुराने मासूम समय में लौट आए हो। अनवी हंसते हुए बोली, बड़ी मॉम, जरा धीरे झूलिएगा, गिरना मत। सुहाना ने हवा में दोनों हाथ फैलाए। सुहाना नहीं गिरेगी, सुहाना उड़ रही है। तीनों बच्चे खिलखिला पड़े। हवेली का बगीचा फिर से जिंदा सा लगने लगा। लेकिन तभी धड़ाम, एक तेज बिजली की कड़क के साथ आसमान चीरा गया। रोशनी की चमक में सब कुछ एक पल के लिए सफेद हो गया। सुहाना झटके से झूले से उतर गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें फैल गईं। वो बेतहाशा नीचे जमीन पर बैठ गई और कांपते हुए बोली, मैंने उसे मार दिया। मैंने उसे मार दिया। उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे किसी पुराने घाव ने फिर से चीख मार दी हो। तीनों बच्चे डरकर पीछे हटे। बड़ी मॉम, अनवी फुसफुसाए। पर सुहाना अब किसी और दुनिया में थी। उसी वक्त कवि दौड़ते हुए बगीचे में पहुंचा। बिजली की आवाज और सुहाना की चीख ने उसे बेचैन कर दिया था। सुहाना, वो झुककर उसके पास आया। सुहाना जमीन पर बैठी कांप रही थी। उसके होंठ बार बार वही शब्द दोहरा रहे थे। कवि ने बिना कुछ सोचे उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ नहीं हुआ, सुनो, कुछ नहीं हुआ। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है। उसकी ठंडी उंगलियां अपने होंठों से छूकर गर्म करने की कोशिश करता है। मैं हूं ना, देखो मेरी ओर, कुछ नहीं हुआ, सुहाना। पर सुहाना का शरीर अब भी कांप रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ डर था और एक अनदेखा अपराध बोध। कवि ने बच्चों की ओर देखा। अनवी, अंशी, अनवर, अंदर जाओ, प्लीज। उसका स्वर कोमल था, लेकिन कांप रहा था। तीनों बच्चे चुपचाप सिर झुकाए अंदर चले गए। कवि ने सुहाना को उठाया। उसका सिर अपने कंधे पर रखकर बुदबुदाया, बस, अब कुछ मत बोलो। हवेली के गलियारे में दोनों की परछाइयां लंबी हो रही थीं। हर कदम पर जैसे कोई पुरानी याद साथ चल रही थी। गेस्ट रूम में पहुंचकर कवि ने दरवाजा धीरे से बंद किया। कमरा हल्के नीले पर्दों से ढका था। बाहर से आती हवा झूम रही थी। बिस्तर पर बैठी सुहाना कांप रही थी। उसके हाथ अब भी कवि की शर्ट को कसकर पकड़े थे। कवि उसके पास बैठा, उसका सिर अपनी बाहों में लेकर धीरे से सहलाता रहा। देखो मेरी तरफ, सब ठीक है। बस एक सपना था, सुहाना। वो खुद भी जानता था, ये सपना नहीं था, ये कोई पुरानी याद, कोई छिपा सच, जो अब धीरे धीरे वापस लौट रहा था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली की चमक खिड़की पर पड़ती और हर बार सुहाना उसकी बाहों में और कसकर सिमट जाती। कवि की आंखें छत पर टिक गईं। रात का सन्नाटा, बाहर बारिश की बूंदें अब भी हल्के हल्के गिर रही थीं। हवेली के आंगन में गीली मिट्टी की खुशबू फैल चुकी थी। गेस्ट रूम में सुहाना आखिरकार नींद में डूब चुकी थी। उसकी सांसें अब स्थिर थीं और कवि उसके माथे पर आखिरी बार हाथ फेरकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया। वो धीमे कदमों से लिविंग एरिया में पहुंचा, जहां बाकी सब लोग अब भी एक तरह की चिंता और सन्नाटे में बैठे थे। सोफे के पास आकर कवि ने बैठते हुए कहा, अब ठीक है। वो सो गई? आशी ने हल्के स्वर में पूछा। कवि, अब सुहाना भाभी कैसी हैं? कवि ने सिर हिलाया, ठीक है, बस थक गई थी। कमरे में थोड़ी राहत का सन्नाटा फैल गया। पर तभी अंशी की छोटी सी लेकिन सीधी बात ने हवा बदल दी। बड़े पापा, बड़ी मॉम ने ऐसा क्यों कहा कि उन्होंने किसी को मार दिया? कवि एक पल को चुप हो गया। उसके चेहरे पर बेचैनी की परत उभर आई। कुछ जवाब देने से पहले ही आदि ने बात संभाल ली। अरे बच्चों, वो तुम्हारी बड़ी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें बिजली की आवाज से डर लगता है। वो कुछ भी बड़बड़ाती हैं। निशी ने भी जल्दी से हामी भरी। हाँ, ज्यादा मत सोचो। वो मेंटल स्टेबल नहीं है, बेटा। कभी कभी कुछ भी बोल देती हैं। सिमरन जी ने तुरंत माहौल को शांत करने की कोशिश की। हाँ बच्चों, अब सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ, आराम करो। बच्चे धीरे धीरे उठने लगे थे कि तभी, क्यों बच्चों को बहला रहे हो? पीछे से एक तीखी आवाज गूंजी। सबकी नजरें सीढ़ियों की ओर मुड़ गईं। ऊपर, पुराने ओक की रेलिंग के पास रत्ना देवी खड़ी थी। उनकी आंखों में पुरानी आग झिलमिला रही थी। आवाज भारी और कांपती हुई थी। सच क्यों नहीं बताते? वो बोली। जो सुहाना ने कहा, वो कोई भ्रम नहीं था। कमरा सन्नाटे में डूब गया। कवि की आंखें ऊपर उठी। उसका चेहरा सख्त हो गया। पर बोलने से पहले ही अर्जुन उठ खड़ा हुआ।
वो सीढ़ियां चढ़ते हुए रत्ना देवी के पास पहुंचा। धीरे से झुककर उनके कानों में बोला, हम सुहाना भाभी का सच बच्चों को बता देंगे, लेकिन क्या आप में हिम्मत है अपने बेटे का सच बताने की? रत्ना देवी की सांस रुक सी गई। उनकी आंखें फैल गईं, जैसे किसी ने पुराना जख्म उधेड़ दिया हो। नहीं है ना? अर्जुन की आवाज अब ठंडी थी। तो चुपचाप अपने कमरे में चली जाए। कुछ पल तक हवा भी थम सी गई। सीढ़ियों पर बस दोनों की परछाइयां थीं। एक की आंखों में गुस्सा, दूसरे की आंखों में पछतावा। रत्ना देवी ने अर्जुन को घूरा, कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। उन्होंने बस अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और बिना कुछ बोले मुड़कर चली गईं। अगली सुबह कमरा जैसे किसी पुराने जादू से भर उठा था। हल्की सी चंपा की खुशबू, पर्दों के पीछे से आती सुनहरी धूप और शीशे में निखरती अन्वी। आशी की आंखों में एक साथ गर्व और हल्की सी उदासी तैर रही थी। वो मुस्कुराई, बस अब ये कान की बाली पहन लो और तैयार हो जाओ। अन्वी ने आईने में खुद को देखा, नीलापन लिए आसमानी रंग की साड़ी में, बाल हल्के खुले, माथे पर छोटी सी बिंदी। मॉम, मैं सच कहूं तो इतनी सजी धजी मैं खुद को नहीं पहचान पा रही। उसने होठों पर हंसी रोकी। आशी ने मुस्कुराकर उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। कभी कभी लड़की को अपने रग रंग में नहीं, उस चमक में देखना चाहिए जो किसी की नजर रोक दे। करण कमरे में आया, हाथ में गिफ्ट बॉक्स था। वाह, मेरी बेटी नहीं, कोई राजकुमारी लग रही है। आशी ने हल्के से सिर झटकते हुए कहा, बेटी नहीं, अब ये अपनी जिंदगी का नया पन्ना खोलने जा रही है। अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट के बाद शुभ से मिलेगी आज। करण ने चुटकी ली। बस मेरी तरफ से एक सलाह, पहले मुस्कुराना, फिर बोलना। लड़के को झटका लगेगा, थोड़ा बैलेंस रहना चाहिए। अन्वी ने शरारती नजरों से कहा, डैड, आप दोनों को लगता है मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ? तीनों एक पल को हंस पड़े, लेकिन उस हंसी के पीछे आशी की आंखों में एक अनकही बेचैनी तैर गई, जैसे उसके दिल में कोई पुराना डर फिर सिर उठाने लगा हो। जब अन्वी कार में बैठी, आशी ने दरवाजे तक जाकर हाथ हिलाया। साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए उसने सोचा, 25 साल पहले जो हुआ, उसका असर आज तक पीछा नहीं छोड़ रहा। सुहाना भाभी के शब्द, उस रात का वो कड़वा सच है जिसे मैं तुझ तक पहुंचने नहीं देना चाहती। अनवर अन्वी को ले जा चुका था। करण ने पीछे से उसकी हथेली थाम ली। सोचना बंद करो आशी, हर बात का जवाब वक्त देता है, और शायद ये वक्त किसी नए सच को सामने लाने वाला है। आशी ने उसकी आंखों में देखा और बस हल्के से मुस्कुरा दी। बाहर सूरज पूरी तरह निकल आया था। एक नया दिन, जो शायद पुराने राजों को उजागर करने वाला था। चैप्टर 20। अब आगे। अन्वी की रॉयल पैलेस होटल के सामने खड़ी चमक रही थी। शाम का हल्का ठंडा हवा उसे थपथपा रही थी और उसके साड़ी के पल्लू में कहीं न कहीं आज की औपचारिकता की आहट थी। शुभ पहले से ही वहां खड़ा था। उसे देखते ही अन्वी का चेहरा हिल गया, लेकिन भीतर एक अजीब शांति भी थी। आज तो टाइम से आए हो, अन्वी ने सूखी सी आवाज में कहा। जी मोहतरमा, आपकी खिदमत में, शुभ ने हल्के मजाक में जवाब दिया। फिर झलक सी निकली, वैसे आज तुम्हारी आउटर ब्यूटी सच में चमक रही है। इतना कहकर वो बाइक पर झपका। अन्वी ने पल्लू संभाला और पीछे बैठ गई। शुरुआत में उसने संभल कर बैठने की कोशिश की, फिर जैसे ही असुविधा हुई, उसने मजबूरी में शुभ के कंधे पर हाथ रख लिया। हवा में शाम का रंग घना हो रहा था। शुभ ने उसे एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाया। वहां से सूरज का उतरता हुआ गोला और क्षितिज पर पसरता सुनहरा रंग दोनों को चुप करा रहा था। दोनों बिना बोले उस दृश्य को देखने लगे। कुछ पल ऐसी खामोशी रही जैसे समय खुद धीमा पड़ गया हो। शुभ ने धीरे कहा, यहाँ मैं कम आता हूँ। मेरा फेवरेट प्लेस है। सुबह का सनराइज और शाम का सनसेट, दोनों दिखते हैं। अन्वी ने नजरें जमीन पर टिकाई और कहा, ठीक है। शुभ ने सांस भरी और सीधे बात कह दी, मैं यह शादी तुमसे अपने डैड के लिए चाहता हूँ। हमारी फैमिली का रिश्ता हमारी कंपनी के लिए, उसकी इमेज, उसकी स्टेबिलिटी, ये सब मजबूत करेगा। अन्वी का चेहरा शांत था, पर उसके शब्दों में ठहराव था। मैं समझी नहीं। शुभ ने बिना बचाव किए बताया, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। कोई छुपाने जैसा नहीं है। मैं वाकई में, मैं अपने पापा की नजरों में नालायक बेटा हूँ। मैं जैसा हूँ, वैसा ही ठीक हूँ। वो अपनी दुनिया और अन्वी की दुनिया के अंतर को बताने लगा। तुम जिस समय सुबह उठकर प्रैक्टिस करती है, जब सोने जाता हो, तो हमारी दुनिया अलग है। अगर तुम चाहो तो मना कर सकती हो। उसका स्वर गंभीर था, पर पीछे एक तरह की बेबसी गुहार भी थी। अन्वी ने चुपचाप उसका चेहरा देखा, उसका भीतर का अनुशासन, उसकी ठहराव वाली ताकत, और फिर धीरे धीरे बोली, मैं इतना तो समझ ही गई थी जब तुम पिछली बार लेट आए थे। वहां एक लंबी सांस रही। अन्वी ने आगे कहा,
रही बात शादी की, तुमने सही कहा, हमारी दुनिया अलग है, शायद हम कभी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ निभा पाऊंगी। शुभ के चेहरे पर एक पल के लिए उम्मीद और दर्द दोनों गुजर गए। अन्वी ने थोड़ा कटुआ सा मुस्कुरा कर कहा, डोंट वरी, आगे से तुम्हारे डैड तुम्हें मुझसे मिलने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। शुभ ने कुछ कहने की कोशिश की, पर अन्वी ने ठंडा सा कहा, मुझे हवेली छोड़ दो। वापसी का रास्ता चुप्पी में कट गया। शुभ ने अन्वी को हवेली के दरवाजे तक छोड़ा। उसने जैसे तैसे विदा ली, और बेल इसके बावजूद दोनों के दिल अलग अलग दिशाओं में धड़क रहे थे, एक में हल्की राहत, दूसरे में खालीपन। बालकनी में खड़ी रत्ना देवी के भीतर आग सुलग रही थी। उसने दरवाजे से दोनों को जाते हुए देखा, पल्लू का झटका, शुभ की बाइक से निकलती हुई धूल, अन्वी का सायरन सी शांत चेहरा, ये सब उसके लिए सिर्फ दृश्य नहीं रहा। वह कमरे में घुसकर अलमारी से एक पुरानी फोटो निकाली, एक कपल और गोद में 3 साल की एक बच्ची। उस फोटो को देख वह मानो किसी पुरानी चोट पर नमक मल रही हो। आंखों में आंसू आए, लेकिन आवाज ठंडी और कठोर थी, आज तेरे कारण में मैं अपनी पोती की बुआ दादी बन गई हूँ। उसके होठों पर एक कड़क ठान बैठी, समय आने पर तेरी मौत का हिसाब मैं इन सब से लूंगी। उसके भीतर जो ठान थी, वह सिर्फ एक माँ या दादी की चिंता नहीं थी, वह बदला, गुस्सा और वर्षों की दबी हुई नियत थी। रत्ना देवी उस फोटो को बिस्तर पर ही छोड़ वॉशरूम में चली जाती है। कोई था जो दरवाजे पर उसकी बातें सुन रहा था। वो अंदर आ उस फोटो को देख चला जाता है। दूसरी ओर रेस्टोरेंट का माहौल धीमी रोशनी और मुलायम म्यूजिक से भरा था। बीचों बीच की टेबल पर 2 कॉफी कपों से उठती भाप, उनके बीच फैली चुप्पी को एक अदृश्य पर्दे की तरह ढक रही थी। वेद कुर्सी पर थोड़ा झुककर बोला, उसकी आवाज में वही सधा हुआ व्यावसायिक ठहराव था। तो उस कॉलैब को लेकर तुमने क्या सोचा? वह कुछ पल चुप रही। सामने रखे कप में कॉफी का घेरा धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। फिर उसने गहरी सांस ली और बिना किसी अतिरिक्त भाव के कहा, कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भिजवा देना, साइन कर दूंगी। वेद ने सिर हिलाया, जैसे यही उम्मीद थी। कुर्सी पीछे खिसकाए और खड़ा होकर अपना कोट सीधा किया। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, उसने औपचारिक लहजे में कहा। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसके हाथ पर एक हल्की, लेकिन रुकवाने वाली पकड़ महसूस हुई। वह पलटा, उसकी नजरों में वही पुराना अतीत झिलमिला रहा था। वह धीमे स्वर में बोली, वेद, क्या कुछ देर के लिए प्रोफेशनलिज्म छोड़ सकते हो? वेद की आंखों में कुछ क्षण के लिए अजीब सी चमक आई, जैसे एक बंद दरवाजा कुछ पल को खुला हो और फिर तुरंत बंद कर दिया गया हो। उसने अपना हाथ धीरे से छुड़वाया, चेहरा सख्त था। देविका, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। उसके स्वर में कठोरता थी, लेकिन उसके भीतर कहीं झिलमिलाती बेचैनी भी साफ महसूस हो रही थी। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। वह कुर्सी पर कुछ सेकंड यूं ही बैठी रही, जैसे किसी ने उसके आसपास की हवा खींच ली हो। फिर झटके से उठी, बैग उठाया और लगभग दौड़ते हुए उसके पीछे पहुंची। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, और सड़क किनारे पीले लैंप पोस्ट की रोशनी में उसका चेहरा ठहर गया। उसने पुकारा, बस मुझे इतना बताओ, वेद, तुमने मेरे साथ वो सब क्यों किया था? वेद एक पल को रुका, लेकिन पीछे नहीं मुड़ा। सिर्फ इतना बोला, मुझे कोई बात नहीं करनी उस बारे में। और अगले ही पल उसकी कार स्टार्ट हुई, इंजन की गूंज और हवा के साथ वह दृश्य धुंध में खो गया। वह वहीं खड़ी रह गई, जैसे शहर की भीड़ में भी उसके आसपास कोई आवाज न हो। दूसरी ओर अंश का रूम, सुबह की हल्की रोशनी, सफेद पर्दों से सूरज की किरणें कमरे में हल्के हल्के उतर रही थी। अंश की आंखें खुली, और देखा कि सोना उसका सीना पकड़कर गहरी नींद में थी। उसके बाल अंश की शर्ट पर बिखरे थे। सांसों की गर्माहट अंश के दिल को विचलित कर रही थी। वो धीरे से उठने की कोशिश करता है, लेकिन सोना का हाथ उसके कॉलर पर अटक जाता है। वो हाथ धीरे से हटाकर खुद से बुदबुदाता है, हे भगवान, इसे कैसे संभालूं मैं? अंश माथा पकड़कर उठता है और बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम कुछ देर बाद, पानी की आवाज रुक चुकी है। अंश दाढ़ी बनाते हुए शीशे में खुद को देखता है। चेहरे पर उलझन साफ झलक रही है। मैं क्राइम ब्रांच का ऑफिसर हूँ, और ये लड़की अब मेरे जिम में। कहाँ फंस गया मैं? वो गहरी सांस लेकर बाहर निकलता है। सोना अब जाग चुकी है, फर्श पर बैठी खिलौने जैसी चीजों से खेल रही थी। उसे देखते ही अंश ने थोड़ा सुकून महसूस किया। फिर उसके पास जाकर बोला, चलो नहा लो, साफ सुथरे बनते हैं। वो उसे बाथरूम तक ले गया, टब में पानी भरा और बोला, यहाँ बैठो, नहा लेना, मैं बाहर हूँ। सोना उसकी तरफ मुस्कुराई, हीरो बोले नहाना। अंश मुस्कुराने की कोशिश करता है और मुड़कर बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसने पीछे से कपड़ों की आवाज सुनी।
वो पलट कर देखता है। सोना मासूमियत में नाइट सूट के बटन खोल रही थी। अंश हक्का बक्का जल्दी से पीछे मुड़ गया। ओह नो, ये तो मॉम मॉम नेहा की आवाज आए। क्या हुआ? सुबह सुबह ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? अंश दरवाजे के पास खड़ा हड़बड़ाया हुआ बोला। मॉम, बस जल्दी आइए। सोना को मतलब हेल्प कर दीजिए तैयार होने में, फिर इसे आपकी सिस्टर के पास ले जाना है। नेहा उसे ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर हल्की सी मुस्कान रोकते हुए बोली, हाँ हाँ, मैं देखती हूँ, तुम नीचे जाओ। चैप्टर 21। अब आगे। नेहा अंदर गई। सोना टब के पास खड़ी थी, पानी से खेल रही थी। चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। नेहा ने हल्के हाथों से उसके बाल पीछे किए, फिर देखा, उसकी पीठ और बाहों पर कई पुराने जख्म थे। नेहा का दिल सन रह गया, आंखें भीग उठी। वो धीरे से उसके पास बैठी बोली, कितना कुछ सहा है तूने, बेटा। सोना उसे देख बस मुस्कुराए। आप भी हीरो हो। नेहा की आंखों से हंसी और आंसू साथ गिरे। नहीं, मैं बस तेरी मॉम जैसी हूँ। नेहा सोना को स्नान करवा कर बाहर लाई। सोना ने नेहा का ढीला बाथरोब पहन रखा था। बाल गीले थे, चेहरा धुला हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब कुछ साफ मासूमियत थी। अंश अब नीचे जा चुका था। नेहा ने सोना को सोफे पर बैठाया। मैं तेरे लिए कपड़े लेकर आती हूँ, यहीं रहना। सोना ने उसकी कलाई पकड़ ली। हीरो पास जाना, नेहा झुककर बोली। चलो, हीरो के पास चलेगे, पहले तैयार तो हो लो। नेहा अलमारी से अपने पुराने कपड़े निकाल लाई। ब्लैक पैंट और सफेद लॉन कुर्ती। उसने सोना को पहनने में मदद की। बाल संवार कर हल्की सी बिंदी लगाए, छोटी इयररिंग्स पहनाए। अब सामने शीशे में खड़ी थी सोना। कपड़े ढीले थे, पर चेहरा चमक रहा था। वो घूमती हुई बोली, सोना सुंदर। नेहा ने उसके गाल पर हल्के से हाथ रखा। बहुत सुंदर, बेटा। अब चलो नीचे। सोना ने सिर हिलाया, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। वो पलटी, दौड़कर कमरे में गई और एक टेडी बियर उठा लाई। उसे कसकर अपनी बाहों में भरा और मुस्कुराते हुए बोली, अब सोना तैयार। नेहा की आंखें फिर से नम थीं। वो उसके सिर पर हाथ रख बोली, चलो, हीरो इंतजार कर रहा होगा। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं। नीचे, अंश के चेहरे पर अजीब सी राहत और बेचैनी एक साथ थी। नीचे डाइनिंग एरिया में गर्म रोशनी फैली हुई थी। टेबल पर चारों ओर नाश्ते की प्लेटें सजी थी, ब्रेड, फ्रूट्स, ऑमलेट्स और सूप बाउल्स। नेहा सोना का हाथ पकड़े सीढ़ियों से नीचे उतरती है। अंश पहले से ही टेबल के पास बैठा था। उसे देखकर सोना के चेहरे पर चमक आ जाती है। वो मासूमियत से दौड़ती हुई अंश के पास जाकर खड़ी हो जाती है। नेहा मुस्कुराती हुई बोली, ग्रेटर देन, अरे वहीं बैठ जाओ ना हीरो के पास। सोना हंसती है और अंश के बगल में कुर्सी पर बैठ जाती है। अंश थोड़ा असहज मगर कुछ नहीं कहता। सर्वेंट्स धीरे धीरे ब्रेकफास्ट परोसने लगते हैं। टेबल पर बर्तनों की हल्की आवाज गूंजती है। नेहा अपने पति अक्ष के बगल में बैठती है और उनके सामने बैठे हैं गॉडफादर शिव चौधरी, एक 60 साल के रॉयल से दिखने वाले बुजुर्ग, अंश के फैमिली फ्रेंड। अंश सोना की प्लेट में सूप डालता है। धीरे से बोलता है, देखो, धीरे धीरे पीना, गरम है। सोना बच्चों जैसी जिज्ञासा से चम्मच उठाती है और जैसे ही पहला निवाला लेती है, गरम, हीरो गरम। वो जोर से चिल्लाती है, मुंह फूंकने लगती है। अंश जल्दी से पानी का गिलास उठाकर देता है। अरे रुक, धीरे धीरे पियो। सोना उसे देख हंस पड़ती है। हीरो भी फूंक दे। टेबल पर माहौल एकदम हल्का हो गया। नेहा, जो ये सब देख रही थी, अपनी हंसी दबा नहीं सकी। वो अपने पास बैठे गॉडफादर शिव चौधरी की तरफ झुककर बोली, ओहो, गॉडफादर, लगता है मेरी बहू मिल गई। शिव चौधरी हंसते हुए बोले, तुम्हारी नजर तो हमेशा सबसे पहले बहू पर ही जाती है। इतना सुनते ही अक्ष, जो जूस पी रहा था, हल्का खांस गया। गिलास नीचे रखकर बोला, नेहा, ये तुम क्या बोल रही हो? वो बच्ची की हालत ठीक नहीं है, उसे टाइम चाहिए। नेहा शरारती अंदाज में बोली, तो क्या हुआ, हमारे अंश को भी टाइम चाहिए। अंश, जो अब भी सोना को सूप खिला रहा था, आंखें ऊपर उठाकर बोला, मॉम प्लीज, ब्रेकफास्ट का टाइम है, जोक का नहीं। नेहा मुस्कुराती है, लेकिन सोना ने अंश की ओर देखा। जोक क्या होता है? अंश ठंडी सांस लेता है। कुछ नहीं, सूप पी लो। सोना फिर से सूप में फूंक मारने लगती है और अंश के चेहरे पर न चाहते हुए भी मुस्कान आ जाती है। टेबल पर सभी के बीच हल्की हंसी की लहर दौड़ जाती है, पर शिव चौधरी के चेहरे पर एक गंभीर सोच उभरती है। वो धीमे स्वर में अक्ष से कहते हैं,
कभी कभी भगवान हमें किसी के जरिए कोई अधूरी कहानी पूरी करने भेजता है। अक्ष हल्की सी सांस लेते हैं। नेहा को देख कहते हैं, लेकिन उस अधूरी कहानी को पूरा करने में किसी की जिंदगी उलझ न जाए, ये भी जरूरी है। कैमरा धीरे धीरे अंश और सोना पर जूम करता है। सोना अब अंश के कंधे से टिककर हंस रही थी और अंश की आंखों में थोड़ी थकान, थोड़ी कोमलता थी। सुबह का वक्त था। हवेली के आंगन में हल्की धूप सुनहरी चादर की तरह बिछी हुई थी। डाइनिंग एरिया में सब अपने अपने स्थान पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। चीनी की प्याली में चम्मच की टकराहट और बच्चों की हल्की बातचीत से वातावरण में एक अपनापन था। इसी बीच सीढ़ियों से नीचे उतरती अनवी नजर आई, हल्के नीले सूट में, बाल खुले हुए, चेहरा शांति से भरा पर आंखों में हल्की बेचैनी झलकती हुई। वो सीधे सिमरन जी के पास आए और विनम्र स्वर में बोली, बड़ी माँ, मैं बड़ी मॉम से मिलने जा रही हूँ। सिमरन जी ने प्यार से सिर हिलाया। ठीक है बेटा, पर कवि से कहना कि वो तुम्हारे साथ लंच पर आए। अनवी मुस्कुराकर जी मॉम कहती हुई बाहर निकल गई। वो अपनी कार की तरफ बढ़ ही रही थी कि पीछे से आशी की आवाज आई, अनवी बेटा। अनवी पलटी, जी मॉम। आशी उसके पास आई। उनके चेहरे पर एक हल्की गंभीरता थी, लेकिन स्वर हमेशा की तरह कोमल। कल तुम शुभ से मिलकर आई ना, कैसा लगा तुम्हें? क्या फिर मिलना चाहोगी उससे? अनवी ने कुछ पल सोचा, नजरें जमीन पर टिक गईं। मॉम, मैं दोबारा मिलना नहीं चाहती, लेकिन मैंने अभी कुछ तय भी नहीं किया है। सोचकर आपको बताऊंगी। आशी ने उसकी ठोड़ी उठाई। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारा दिल कहे, बस मन से निर्णय लेना। अनवी ने सिर हिलाया, उनकी हथेली को छुआ और मुस्कुराकर बोली, बाय मॉम। और कार में बैठते ही इंजन स्टार्ट कर लिया। कुछ देर बाद कवि के घर के बाहर सामने फैला सफेद एक मंजिला बंगला, चारों ओर हरे भरे बगीचे में खिले गुलाब, चमेली और तुलसी की महक हवा में घुली थी। वो अंदर गई तो सामने डाइनिंग टेबल पर सुहाना और कवि नाश्ता कर रहे थे। सुहाना के बाल ढीले जूड़े में थे, आंखों में बच्चे सी मासूमियत झलक रही थी। जैसे ही उसने अनवी को देखा, उसकी मुस्कान फैल गई। बड़ी मॉम, आपके लिए कुछ लाई हूँ। अनवी ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने बैग से एक चॉकलेट बार निकाली। सुहाना की आंखें चमक उठी। अरे वाह, थैंक यू। सुहाना को चॉकलेट बहुत पसंद है। उसने चॉकलेट अपने दोनों हाथों में ऐसे थामी जैसे कोई कीमती खजाना हो। कवि ने हंसते हुए कहा, देखा अनवी, अब ये सारी चॉकलेट सिर्फ सुहाना की है, कोई शेयरिंग नहीं। तीनों के बीच एक पल के लिए माहौल हल्का फुल्का हो गया। ब्रेकफास्ट खत्म हुआ तो अनवी बोली, बड़ी मॉम, चलिए गार्डन चलते हैं, हवा बहुत अच्छी चल रही है। गार्डन में कुछ देर बाद झूले पर बैठी सुहाना धीरे धीरे झूल रही थी। धूप पेड़ों की डालियों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो कभी आसमान को देखती, कभी पास खड़ी अनवी को। अनवी उसके पास आ झूला धीरे करने लगी। बड़ी मॉम, डर नहीं लगता? सुहाना ने हंसते हुए कहा। डर नहीं बेटा, सुहाना अब नहीं डरती। हवा दोस्त है उसकी। फिर एक पल को उसकी नजरें खोसी गईं। पहले डरती थी, बहुत, पर अब नहीं। अनवी ने देखा कि सुहाना की आंखों में कहीं दूर का कोई साया झिलमिला गया था। वो झूला रोक उसके सामने जमीन पर बैठ गई, उसका हाथ अपने हाथों में लिया। दोनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन वो क्या थी हम आगे बताएंगे। लेकिन सुहाना की बातें सुन अनवी की आंखें नम होती जा रही थी। चैप्टर 22। अचानक सुहाना का चेहरा बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई, होंठ कांपने लगे। मैंने उसे मार दिया, उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। अनवी एकदम सख्त हो गई। क्या? मैंने उसे मार दिया? वो बुरा था, बहुत बुरा। सुहाना की सांसें तेज हो गईं, चेहरा डर से सख्त। वो अब झूले से उतरकर जमीन पर बैठ गई, सिर दोनों हाथों में थाम लिया। वो बुरा था, उसने उसने आगे के शब्द बस अनवी के कानों तक ही पहुंचे। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाए। तभी पीछे से कवि दौड़ते हुए आया, उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। सुहाना, वो उसके पास झुका, उसे बाहों में भर लिया। शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, देखो सब ठीक है। सुहाना उसके सीने से लगी सिसक रही थी। कवि ने नजर उठाकर अनवी से कहा, अनवी प्लीज, तुम जाओ बेटा। उसके लहजे में ममता थी, लेकिन साथ ही एक झिझक, एक अनकही सच्चाई का डर भी। अनवी कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें सुहाना और कवि के बीच झूल रही थी, एक बीमार माँ और एक असहाय पति के बीच दबी कोई अनकही बात। फिर उसने धीरे धीरे पीछे कदम बढ़ाए। बगीचे के रास्ते से बाहर निकलते हुए उसके मन में बस वही शब्द गूंज रहे थे। अनवी की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। दिल की धड़कनें मानो किसी अनजाने डर की तरह कानों में गूंज रही थी।
सुहाना की बातें उसके मन में बार बार दोहराई दे रही थी। मैंने उसे मार दिया, वो बुरा था, बहुत बुरा। वो कुछ पलों तक वहीं खड़ी रही, जैसे जमीन ने उसके पैरों को जकड़ लिया हो। हवा का झोंका आया, पत्ते सरसराए, और उसके बाल चेहरे पर गिर गए। अन्वी ने कांपते हाथों से अपने गालों पर बहते आंसू पोंछे, पर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने धीमे से खुद से फुसफुसाया, क्या बड़ी मॉम ने जो कहा, सब सच है। उसकी आवाज टूटी हुई थी, और दिल जैसे हजार टुकड़ों में बंट गया हो। उसने गहरी सांस ली, और भारी कदमों से अपनी कार की तरफ बढ़ी। चाबी लगाए, इंजन चालू किया, पर वहां से निकलते ही कार साइड में लगा दी। स्टीयरिंग पर दोनों हाथ टिकाकर वो झुक गई, चेहरा अपने बाजू में छिपा लिया। उसके अंदर की हलचल अब सिसकियों में बदल चुकी थी। वो रो रही थी, किसी दर्द के लिए नहीं, बल्कि उस दर्द भरे सच के लिए जो शायद अब तक उसकी पूरी जिंदगी का हिस्सा था, जिसे वो अब तक अनजान थी। कार के शीशे पर हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी, हर बूंद मानो उसकी बेचैनी को और गहराई दे रही थी। अन्वी की नजरों के आगे सुहाना का कांपता चेहरा घूम रहा था। रात के करीब 9 बज चुके थे। शुभ बड़ी सी स्क्रीन के सामने बैठा गेम में डूबा हुआ था, फोन साइलेंट मोड पर रखा, थके हारे दिमाग को 1 घंटे की अजनबी दौड़ से थामे हुए। जैसे ही गेम खत्म हुआ और उसने फोन उठाया, स्क्रीन पर अनजानी संख्या से कई मिस्ड कॉल चमक रही थी। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। वह लाल होठों पर उंगलियां चलाते हुए नंबर डायल करने लगा। न चाहिए था, पर जानने की बेचैनी ने उसे खींच लिया। फोन की दूसरी तरफ घबराई हुई आवाज फूटी, क्या अन्वी तुम्हारे साथ है? शुभ ने एक झिझक के साथ नंबर देखा और बोला, आप कौन? मैं अन्वी की मॉम हूँ, क्या आज तुम अन्वी से मिले थे? आवाज अब रंग रोगन रहित, कांपती सी थी। शुभ ने बिना सोचे समझे कहा, मैम आज मैं उससे नहीं मिला। कुछ हुआ क्या? अंतिम शब्द जैसे लहर की तरह बिखर गए। दूसरी ओर से आशी की आवाज कटी, अन्वी कहाँ है? दोपहर से उसका फोन बंद है, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। तुम्हें कुछ पता चले तो बता देना। और कॉल कट गई। शुभ के सीने में अजीब सी बेचैनी उठी। कल तक वही लड़की उससे मिलना टाल रही थी, आज अचानक गायब। दिमाग में सवालों का एक जाल फैल गया। उसने अपनी कार ली और शहर की रोशनी और सन्नाटे के बीच निकल पड़ा। हर मोड़ पर, हर लाल बत्ती पर, हर शोर में अन्वी की परछाई तलाशता हुआ। वहीं चौधरी हवेली में आशी अपनी ही चिंता की दालान में बंधी चली आ रही थी, कमरे से हिलती डुलती, एक जगह नहीं टिकती। उसकी छोटी छोटी घबराहटें चेहरे पर उभर रही थी। नेटवर्क की समस्या, बैटरी डाउन, ये सारे तर्क अब उसे सांत्वना नहीं दे पा रहे थे। करण, जो पास खड़ा था, बोला, आशी, चिंता मत करो, वह लौट आएगी। पर आशी की आवाज में अब मातृत्व की चिंता के साथ साथ एक अनसुलझा क्रोध भी था। वह ऐसा कभी नहीं करती। प्रैक्टिस मिस नहीं करती, कंपटीशन नहीं छोड़ती, फोन बंद नहीं रखती। रात के 10 बज गए और वह अभी तक नहीं आई। वह हमेशा रात को तुम्हारे पास आती है। दूर कहीं। शुभ उसी लोकेशन की ओर बढ़ता हुआ खड़ा था जहां वह अन्वी को साथ लाकर छोड़ा था। वहां खाली सड़कों, बुझती हुई आंखों और चांद की फीकी रोशनी में अन्वी बैठी थी, आसमान की तरफ देखकर, चांद और सितारों की ओर जैसे कुछ पूछ रही हो। उसकी आंखें लाल सी, सुन्न सी, और होठों पर थकी हुई मुस्कान का एक झूठा किनारा। शुभ ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श ठंडा था, पर भरोसे की गर्मी थी। तुम यहाँ हो, उसने कहा, शब्दों में इतनी सादगी और राहत थी कि अन्वी की आंखों में झर्रा सा उमड़ आया। तुम्हारे माँ पापा तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं, पता है ना? अन्वी ने शायद पहली बार बिना कुछ कहे सिर झुकाया। हवा में हल्की सी ठंडी खुशबू थी, इत्र की नहीं, किसी सूखे पत्ते की, जो टूट फूट कर भी सुगंध दे रहा हो। शुभ ने उसका हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ा, जैसे किसी पत्थर को थामकर उसे टूटने से बचा रहा हो। तुम्हें बताना चाहिए था, हमें बता सकती थी। किसी भी चीज ने तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर किया, तो मैं। शब्द अधूरे रह गए। उसकी आंखों में क्रोध, डर, वचन सब थे। चलो तुम्हें हवेली छोड़ देता हूँ। इतना बोल शुभ अन्वी को अपनी कार की ओर ले गया। हवेली की खिड़की से अंदर की हल्की सी रोशनी बाहर तक फैल रही थी। आशी की चिंताजनक परछाइयां दीवारों पर लंबी लंबी बन रही थी। शुभ की कार हवेली के बड़े लोहे के गेट के सामने आकर रुकी। बाहर के लैंप पोस्ट की रोशनी में उसके चेहरे पर थकान और राहत दोनों झलक रहे थे। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अन्वी की ओर बढ़ा। चलो, उसने नर्म लहजे में कहा। अन्वी चुपचाप सिर झुकाए कार से उतरी। उसके कदम धीमे और भारी थे, जैसे हर कदम किसी बोझ से बंधा हो। शुभ ने आगे बढ़कर उसके लिए दरवाजा खोला। ऊपर बालकनी में खड़ी आशी ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा, उसका दिल धड़क उठा। अन्वी, उसके मुंह से बस यही शब्द निकला और वह लगभग दौड़ती हुई नीचे आ गई।
सीढ़ियों से उतरते वक्त उसके पैरों की रफ्तार उस माँ की थी जो डर, गुस्सा और प्यार तीनों में डूबी हो। शुभ ने अन्वी की ओर देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ है जो तुम वहां अकेली बैठी थी, लेकिन अगली बार जहां भी जाओ अपने पेरेंट्स को बता कर जाना। वो लोग तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। उसकी आवाज में कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी चिंता थी जो अन्वी के दिल में चुभ गई। पीछे से आशी ने आते ही अन्वी को कसकर गले से लगा लिया, मानो उसे फिर खो देने से डरती हो। कहाँ थी तुम, बच्चा? पता है हम कितने डर गए थे। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखें भीग चुकी थीं। पीछे से करण आया और धीरे से आशी के कंधे पर हाथ रखा। आशी, अब बस करो, आ गई ना वो। वो ठीक है। आशी ने अपनी बेटी का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। तुम रोई थी, है ना? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? अन्वी ने नजरें झुका ली, होंठ सूख चुके थे। मॉम, मैं थक गई हूँ, उसने धीमे से कहा, मुझे बस थोड़ा रेस्ट करना है। उसके शब्दों में एक अजीब थकान थी, सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी। वो बिना किसी और बात के सीढ़ियां चढ़ गई। उसकी चाल में कमजोरी थी, जैसे किसी ने उसके अंदर की रोशनी बुझा दी हो। आशी कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर मुड़कर शुभ की ओर देखा। थैंक यू बेटा, उसने कहा, आवाज अब थोड़ी संभली थी। मेरी बच्ची को ढूंढने के लिए, वरना मेरे सारे गार्ड्स भी नाकाम रहे। शुभ ने बस हल्की सी मुस्कान दी। कोई बात नहीं आंटी, वो मिल गई, यही काफी है। उसने हाथ जोड़ हल्का सा सिर झुकाया और वापस अपनी कार की ओर बढ़ गया। इंजन की हल्की घरघराहट के साथ कार हवेली के गेट से बाहर निकल गई। आशी कुछ देर तक गेट के पास खड़ी रही, शुभ की जाती हुई कार की लाल टेल लाइट्स को देखती रही। उनमें एक अनकहा सुकून था, और शायद थोड़ी सी कृतज्ञता भी। फिर उसने सिर उठाया, हवेली की रोशनियों की ओर देखा और धीमे से खुद से बोली, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हवेली की ऊपरी मंजिल पर अन्वी अपने कमरे की खिड़की से वही लाल रोशनी देख रही थी। चैप्टर 23। अब आगे। अगला दिन, रावल ग्रुप का ऑफिस। सुबह के 10 बज रहे थे। रावल ग्रुप के हेड ऑफिस में रोज की तरह काम का शोर था, फोन की घंटियां, टाइपिंग की आवाजें और बीच बीच में स्टाफ की हल्की बातचीतें। लेकिन उस शोर के बीच एक कमरे में सन्नाटा पसरा था, रोनी रावल के केबिन में। वहां सामने बैठे थे सारांश, सफेद शर्ट और ग्रे ब्लेजर में, हमेशा की तरह संयमित। टेबल पर बिखरी कुछ फाइलें और लैपटॉप खुला हुआ था। वह शांत स्वर में अपने नए प्रोजेक्ट की डिटेल्स समझा रहा था, हर शब्द सोच समझकर, हर वाक्य नपेतुले अंदाज में। रोनी रावल ध्यान से सुनता रहा। कभी उसकी निगाहें स्क्रीन पर जाती, तो कभी सारांश के चेहरे पर टिक जाती। कुछ देर बाद उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, सारांश, काम तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक बात पूछूं? सारांश ने बिना ऊपर देखे कहा, जी सर। रोनी ने सहज स्वर में कहा, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? ये सवाल इतना साधारण था, पर उसके असर ने माहौल को भारी बना दिया। सारांश की उंगलियां कीबोर्ड पर ठिठक गईं। उसने धीरे से गहरी सांस ली, फिर सिर उठाकर बोला, सर प्लीज, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैं मिक्स नहीं करना चाहता। उसकी आवाज में कोई रूखापन नहीं था, बस एक सीमा रेखा थी, स्पष्ट और अडिग। रोनी कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी आंखों में फिर वही जिज्ञासा लौट आई, जैसे किसी बंद दरवाजे के पीछे की झलक देख लेना चाहता हो। लेकिन सारांश पहले ही उठ चुका था। उसने फाइल बंद की, एक हल्की मुस्कान दी, और बोला, अगर किसी रिपोर्ट की जरूरत हो तो मेल कर दीजिएगा, मैं वहीं से भेज दूंगा। इतना कहकर वह धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही रोनी ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक उलझन थी। वह कुर्सी पर पीछे टिकते हुए बुदबुदाया, ये लड़का जितना सीधा दिखता है, उतना है नहीं। हर जवाब में कुछ छिपा है, और शायद वही बात मुझे इसे और दिलचस्प बना रही है। वह उठकर खिड़की की ओर गया, जहां नीचे शहर की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही थी। फैमिली, उसने धीमे से कहा, कभी कोई उस शब्द से भागता नहीं, जब तक कि उसमें कुछ ऐसा न हो जिससे भागना पड़े। वह हल्के से मुस्कुराया, फोन उठाया और अपने असिस्टेंट से कहा, विक्रम, जरा इस लड़के का बैकग्राउंड देखो, क्वाइटली। फोन रखते हुए उसने धीरे से कहा, सारांश, अब देखते हैं तुम्हारे रहस्य कितने गहरे हैं। चौधरी हवेली। धीरे धीरे पर्दों से छनती धूप कमरे में फैल चुकी थी। अन्वी ने करवट बदली तो घड़ी की सुइयां 10 बजने का इशारा कर रही थी। ये पहली बार था जब वह अपनी दिनचर्या से इतनी पीछे रह गई थी। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर योग और रनिंग करना उसके जीवन का हिस्सा था। पर आज नींद जैसे उसके भीतर की थकान को समेटे हुए थी। वह बिस्तर से उठी, बालों को झटकते हुए नीचे उतरी तो हवेली के लिविंग एरिया में
रणधीर चौधरी बैठे दिखाई दिए। उनके सामने रत्ना देवी, राज जी और संदीप जी भी मौजूद थे। वातावरण में एक गंभीरता थी, जैसे कोई बात अधूरी छूटी हो। अनवी, रणधीर चौधरी की गहरी आवाज कमरे की खामोशी को चीर गई। तुम उस लड़के शुभ से मिलने गई थी? उन्होंने पैनी नजरें अनवी पर टिकाई। क्या सोचा तुमने? अनवी कुछ पल के लिए जड़ सी रह गई। उसकी निगाहें अनायास सीढ़ियों की ओर उठी, जहां से करण और आशी नीचे उतर रहे थे। उनकी आंखों में चिंता थी, पर शब्दों में नहीं। अनवी ने नजरें झुका ली, फिर धीरे से बोली, बड़े दादाजी, मुझे शुभ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपकी मर्जी। इतना कहकर वह मुड़ी और हवेली के बड़े दरवाजे से बाहर निकल गई। पीछे सबकी निगाहें बस उसे जाते हुए देखती रह गईं। वह कार तक पहुंची ही थी कि आशी ने पुकारा, अनवी। अनवी पलटी तो देखा, आशी तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। चेहरे पर मां की झलक और आंखों में चिंता थी। तुमने मुझसे कहा था, तुम्हें शुभ से दोबारा नहीं मिलना। आशी की आवाज में गुस्सा नहीं था, बस डर था। अब तुम शादी के लिए कैसे बोल सकती हो? देखो बच्चा, तुम पर कोई प्रेशर नहीं है, समझी? जो तुम्हारा दिल कहे वही करो। अनवी की आंखें भर आईं। उसने झट से आगे बढ़कर आशी को कसकर गले लगा लिया। मॉम, उसकी आवाज रुक रुक कर निकली। हाँ, मैंने कहा था कि मैं उससे दोबारा नहीं मिलना चाहती। हम दोनों की दुनिया अलग है और यह सच है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। बहुत सोच समझकर यह फैसला किया है मैंने। फिर अनवी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। थोड़ा पीछे हटकर बोली, मॉम, मुझे अब किसी काम से बाहर जाना है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। बाय। आशी वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसके शब्द हवेली की हवा में घुल गए हों। अनवी की कार दूर तक जाती रही और आशी बस उसकी जाती परछाई देखती रही। निशी का हॉस्पिटल। अंश और निया सोना को थामे तेजी से निशी के क्लिनिक पहुंचे। निशी पहले से ही तैयार थी, जैसे उसे सबका इंतजार हो। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अंदर ले आओ उसे, जल्दी। सोना डर के मारे अंश की बाहों पर अपनी बाहों लिपटी थी। उसके नन्हे हाथ कांप रहे थे, आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। निशी ने उसका चेहरा थपथपाते हुए कहा, डर मत बच्ची, मैं दर्द कम कर दूंगी। जैसे ही उसने सोना के जख्मों को साफ किया, उसका चेहरा एक पल को सफेद पड़ गया। वो अंश और निया की ओर मुड़ी। दी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जख्म बहुत पुराने हैं। शायद कम उम्र में इतने टॉर्चर के बाद इसका दिमाग कुछ हिस्सों में रुक गया है। अब इसे सिर्फ प्यार, अपनापन और बहुत केयर की जरूरत है। निशी की आवाज धीमी पड़ गई। शायद ये ठीक हो जाए, लेकिन शायद सुहाना भाभी जैसी कभी नहीं ठीक ना हो पाए। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। नेहा की आंखों में आंसू थे, अंश ने बस सिर झुका लिया। नेहा सोना को लेकर घर लौट आई। अंश की आंखों में अब बस आग थी। वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। जेल की सलाखों के उस पार वही चेहरे थे, जिन्होंने मासूम सी सोना से इंसानियत छीनने की कोशिश की थी। अंश का नियंत्रण टूट गया। वो अंदर घुसा और एक एक कर उन सभी को बुरी तरह पीटने लगा। हर बार में उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम लोगों ने बच्चे पर हाथ उठाया था, अब ये हाथ तुम्हें जवाब देगा। पीछे से दो हवलदार दौड़े। सर, बस कीजिए, छोड़िए उन्हें। उन्होंने अंश को जबरदस्ती पीछे खींच लिया। अंश की सांसें तेज चल रही थी, आंखों में आंसू और आग दोनों थे। नेहा ने सोना को अपने कमरे में बिठाया। थोड़ी देर बाद खाना लेकर आई, हल्का सूप और रोटी। चलो बेटा, थोड़ा सा खा लो। सोना ने बस सिर हिलाया और धीमी आवाज में बोली, नहीं, हीरो से खाना है। नेहा ने प्यार से पूछा, कौन हीरो? सोना ने अपनी छोटी उंगली अंश की तस्वीर की ओर उठाई। हीरो, वही जिसने बचाया। नेहा की आंखें भर आईं। वो मुस्कुराकर बोली, ठीक है, जब हीरो आएंगे तब तुम्हें वही खिलाएंगे। सोना मुस्कुराई और पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी चमक दिखी। कमरा जैसे थोड़ी देर के लिए रोशनी से भर गया था। चैप्टर 24। अब आगे। सूरज ढलने को था। आसमान के किनारों पर सुनहरी किरणें अब धीरे धीरे लालिमा में बदल रही थीं। वही सनसेट पॉइंट जहां कभी शुभ और अनवी की पहली मुलाकात हुई थी। आज फिर वही दो परछाइयां एक दूसरे के सामने थीं, मगर माहौल बदला हुआ था। हवा में ठंडक थी और दिलों में अनकहा बोझ। शुभ अपनी बाइक से उतरकर पत्थर की रेलिंग पर टिक गया। उसने जैसे ही पीछे से आती कार की आहट सुनी, उसकी आंखें अपने आप उस तरफ मुड़ गईं। सामने वही चेहरा था, जो अब कुछ और गंभीर, कुछ और थका हुआ लग रहा था। अनवी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके कदमों की आवाज और हवा की सरसराहट के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। शुभ कुछ कहने ही वाला था कि अनवी ने खुद ही बोलना शुरू किया।
उसकी आवाज स्थिर थी, मगर भीतर से कांप रही थी। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है, उसने शुभ की आंखों में देखते हुए कहा। उम्मीद है तुम ना नहीं कहोगे। शुभ के चेहरे की मांसपेशियां जैसे कुछ पल को जड़ हो गईं। वह कुछ नहीं बोला, बस गहरी सांस लेकर उसकी ओर देखता रहा। आसमान की लालिमा अब धुंधली नीली हो रही थी, और उनके बीच एक खामोश सवाल तैर गया। क्या ये किसी नए आरंभ की शुरुआत थी, या किसी पुराने रिश्ते का अंत? अन्वी पलट गई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, और सूरज की आखिरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जाने से पहले उसने पीछे मुड़े बिना बस इतना कहा, लेकिन इस शादी से कोई उम्मीद मत रखना। शुभ ने उसकी परछाई को ढलते सूरज में गायब होते देखा। आसमान अब पूरी तरह अंधेरा हो चुका था, जैसे दिन ने उम्मीद छोड़ दी हो, या शायद किसी नए सवेरा आने की तैयारी कर रहा हो। वहीं दूसरी ओर रावल मैंशन, शाम का वक्त। महल जैसे हवेली नुमा घर में हर चीज क्लासिक और महंगी थी, लेकिन माहौल में थोड़ी अजीब सी बेचैनी थी। सास की कार जैसे ही पोर्च में आकर रुकी, अंदर स्टाफ ने फौरन दरवाजा खोला। सिद्धि ने गहरी सांस ली। आज वो किसी कंपनी की असिस्टेंट नहीं थी, बल्कि अपने बॉस की नकली गर्लफ्रेंड बनकर उसके परिवार से मिलने जा रही थी। सास ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रिलैक्स मिस सिद्धि, यह कोई इंटरव्यू नहीं है। बस मेरी मॉम को यकीन दिलाना है कि मैं अकेला नहीं हूँ। सिद्धि ने नजरें नीचे करते हुए कहा, आपके लिए आसान होगा, मेरे लिए नहीं, सर। सास ने हंसते हुए जवाब दिया, कभी किसी ने कहा है तुम बहुत ज्यादा सोचती हो? सिद्धि कुछ कह पाती इससे पहले ही सास के कदम घर के दरवाजे के अंदर जा चुके थे। नाज रावल पहले से ही सोफे पर बैठी थी, एक हाथ में चाय का कप और दूसरे में अखबार। जैसे ही उन्होंने सास और सिद्धि को साथ देखा, उनके चेहरे पर वही क्लासिक एक्सप्रेशन उभरा, आश्चर्य भी और ताना भी। अरे वाह, उन्होंने अखबार मोड़ा, आज तो हमारे साहबजादे ने चांद को भी साथ ले लिया। बताओ सास, कौन सी एक्सक्यूज तैयार की है आज? सास ने मुस्कुराकर कहा, एक्सक्यूज नहीं मॉम, इंट्रोडक्शन है। ये है सिद्धि, मेरी। वो रुक गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मेरी गर्लफ्रेंड। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। मैं तो इससे ऑफिस में मिल चुकी हूँ। नाज के होंठों पर ताना था, आवाज में एक अजीब सा गर्व। अब तुम्हारे डैड को भी तो पता चलना चाहिए कि उनका बेटा उनकी नाक के नीचे क्या कर रहा है। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते कदमों की आहट हुई। रोनी और ऋषि नीचे उतर रहे थे, दोनों के चेहरों पर अलग अलग भाव थे। रोनी के चेहरे पर ठंडी हैरानी, जबकि ऋषि की आंखों में चिंता थी। सास ने आगे बढ़कर ऋषि और रोनी दोनों को गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, पापा, ये सिद्धि है, मेरी गर्लफ्रेंड। रोनी की निगाहें एक पल के लिए सिद्धि पर ठिठकी। ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे किसी फाइल का मुआयना कर रहे हों। फिर धीरे से बोले, तो तुम हो जो मेरे बेटे की जिंदगी में आकर इस घर की बहू बनना चाहती हो। ऋषि ने तुरंत रोनी की बांह पकड़ ली, जैसे चेतावनी दे रहा हो। रोनी, ऋषि हंसते हुए सास बोला, इतने दिनों बाद घर आया है, कम से कम अपने बड़े पापा को अपने हाथ की कॉफी तो पिला दे। सास ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी सिर हिलाई। सास सिद्धि को इशारा करते हुए किचन की ओर चला गया। जैसे ही वो ओझल हुआ, रोनी ने नाज की ओर मुड़कर कहा, जाओ अपने बेटे की मदद कर दो। फिर जेब से एक ब्लैक कार्ड निकाला, इसे सिद्धि के सामने टेबल पर रखते हुए बोले, इसमें इतना पैसा है कि जिंदगी भर मजे से गुजार सकती हो। ले लो, और मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाओ। सिद्धि ने नजरें झुका ली, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। सर, मैं सास सर के पैसों के लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं खुद कमाकर खाने में यकीन रखती हूँ। ऋषि ने लंबी सांस ली, फिर मुस्कुराया। रोनी अंकल तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे, पर याद रखना, अगर ये सब पैसों के लिए नहीं, तो वजह कोई और भी नहीं होनी चाहिए, वरना मैं वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। सिद्धि मन ही मन बोली, सब जानकर ही तो यहाँ आए हूँ, जो आप कर चुके हैं। तभी नाज की आवाज कमरे में गूंजी, बस अब बहुत हुआ, मेरी बहू को ऐसे डरा क्यों रहे हैं आप लोग? वो आगे बढ़ी, सिद्धि के पास बैठकर उसके बालों पर हाथ फेरा। इन सब की बातों पर ध्यान मत देना। बताओ, क्या खाओगी? आज डिनर तुम्हारी पसंद से बनेगा। नाज की बात सिर्फ बात नहीं, उसमें माँ का स्पर्श भी था। रात गहराने लगी थी, शहर की सड़कें अब खाली थी, और कार की हेडलाइट्स ठंडी हवा को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। वो स्टीयरिंग पकड़े चुप बैठी थी, होंठ सिले हुए, पर भीतर बहुत कुछ टूट रहा था। हर मोड़, हर रेड लाइट उसे उसी पुराने रास्ते की याद दिला रही थी, उस रास्ते की जहां कभी वेद उसके साथ बैठा हंसता था। मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी,
वेद की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। वह जानती थी, ये वही आवाज थी जिसने कभी उसे दुनिया की सारी आवाजों से ऊपर रखा था, और अब वही आवाज उसके सबसे बड़े सन्नाटे की वजह थी। घर पहुंची तो जिंदल मेंशन में सन्नाटा पसरा था। लाइट्स बंद, गलियारों में बस उसी के कदमों की ही आवाज गूंज रही थी। कमरे का दरवाजा बंद करते ही उसकी सांस भारी हो गई। वह अलमारी के पास गई, दराज खोली, और वहां पड़ा वो पुराना सिल्वर फ्रेम उठा लिया। अंदर वही तस्वीर थी, वेद और वह, मुस्कुराते हुए, किसी कॉलेज फेस्ट पार्टी की शाम का दृश्य। वह धीरे से जमीन पर बैठ गई, फ्रेम को गोद में लेकर बोली, क्यों किया था तुमने ऐसा, वेद? तस्वीर की मुस्कानें जैसे उसका मजाक उड़ा रही थीं। आंखों से आंसू टपक कर तस्वीर पर गिर रहे थे। वो बुदबुदाए, क्यों किया तुमने ऐसा वेद? अगर दूर ही जाना था तो इतना पास क्यों लाए? तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। देविका ने सिर उठाया, सामने देव खड़ा था। अब भी वही लड़का। देव की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। देविका ने जल्दी से आंसू पोंछे, डैड, कुछ रिश्ते भुलाए नहीं जाते, वो मेरा पहला प्यार था। देव गहरी सांस ले पास आया, उसके बालों पर हाथ फेरा। पहला प्यार जिंदगी नहीं होता बेटा, पर अगर इस बार उस लड़के ने तुम्हें फिर से रुलाया, तो इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। देविका की आंखों से फिर आंसू छलक पड़े। उसने उठकर अपने पिता को कसकर गले लगाया। डैड, मैं बस एक जवाब चाहती हूँ, क्यों किया उसने ऐसा? देव ने उसकी पीठ थपथपाई। तो जाओ, जवाब ले आओ, पर याद रखना, अगर वो जवाब तुम्हें फिर तोड़ गया, मैं उसे नहीं बख्शूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। बस देविका की सिसकियां दीवारों से टकरा रही थीं। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट के इंतजार में जरूर बताएं कहानी कैसी लग रही है। वेलकम बैक। किस्मत कनेक्शन कंटिन्यू। चैप्टर 25। अब आगे। हवेली के डाइनिंग हॉल में आज भी वही रौनक थी। लंबी, नक्काशीदार मेज के चारों ओर चौधरी परिवार एक साथ बैठा था। रसोई से निकली देसी घी की खुशबू हवा में घुली थी। चांदी के बर्तनों में परोसा गया खाना और बीच बीच में आती हंसी की आवाजें हवेली की दीवारों को भी जैसे सुकून दे रही थी। बस एक जगह खाली थी, अनवी की। हर कोई जानता था कि आजकल वो खुद में ही कुछ बदली बदली सी है, पर किसी ने सीधे कुछ पूछा नहीं। रणधीर चौधरी, जिनकी उम्र भले ही 80 के पार हो चुकी थी, पर बातों का अंदाज आज भी वही ठसक लिए था। रणधीर अपना खाना खा प्लेट सरकार हुए उन्होंने कहा, अनवी को वो लड़का पसंद है। शुभ रिश्ता लेकर जाओ और सगुन की रस्म पूरी करो। मेज पर अचानक खामोशी छा गई। सबकी निगाहें एक पल को एक दूसरे से मिली। आशी ने प्लेट से नजर उठाए। थोड़ी झिझक और एक मां की सतर्कता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। दादाजी, उसने विनम्रता से कहा, एक बार मैं भी शुभ से मिलना चाहूंगी, अकेले में। तभी नीति ने हंसते हुए कहा, हाय हाय आशी, तुम अकेले क्यों मिलोगी? हम सब भी तो देखेंगे कि कैसा है वो लड़का। कहीं सिक्स पैक के नाम पर बस एटीट्यूड ही ना हो। राज और सिमरन जी, जो तब तक शांत थे, रणधीर चौधरी की ओर झुके। हाँ बाऊजी, राज बोले, ऐसे कैसे रिश्ता ले जाएं? पहले मिल तो ले लड़के से। रणधीर चौधरी ने कुछ पल तक सोचते हुए फिर गहरी आवाज में बोले, ठीक है, कल चलते हैं सभी उस लड़के के घर। अनवी से भी कह देना वो हमारे साथ चलेगी। हवा में एक हल्की बेचैनी फैल गई। अनवर ने धीरे से कहा, बड़े दादू, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा क्या? इससे पहले कोई कुछ कह पाता। रत्ना देवी ने अपने अंदाज में बात पूरी कर दी, ताने देते हुए, जल्दी? अरे 27 साल सर पर रख चुकी है वो लड़की, अब भी तुझे जल्दी लग रही है? फिर चेहरे पर अजीब मुस्कान लाते हुए बोली, मेरी मानो तो अगर उनके 2 बेटे हों, तो साथ में इस अंशी की भी शादी कर देना। अंशी जो पानी पी रही थी, हड़बड़ा कर खांस गई। निशी तुरंत उसकी पीठ थपथपाने लगी। धीरे पी अंशी, धीरे। तेरी बुआ जी तो हमेशा एक्स्ट्रा मिर्ची डाल देती हैं बातों में। आदि ने प्लेट में रोटी तोड़ते हुए मुस्कुरा कर कहा, बुआ जी, अभी बात अनवी की शादी की चल रही है, तो उसी पर फोकस करते हैं ना। सभी का डिनर हो चुका था। बाकी सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे, पर आशी चौधरी अभी भी अपनी सोचों में उलझी थी। हाथ में एक गिलास दूध लिए, वो धीरे धीरे अनवी के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर हल्की सी पीली रोशनी और खुली खिड़की से आती ठंडी हवा में सफेद पर्दे लहराते हुए जैसे किसी बेचैन दिल की गवाही दे रहे थे। अनवी खिड़की के पास बैठी थी, चेहरे पर ढलते चांद की परछाई, और आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो बहुत दूर किसी याद में खो गई हो।
आशी चुपचाप अंदर आए, दूध का गिलास साइड टेबल पर रखा। फिर उसके पास जाकर उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, बच्चा, कुछ हुआ है क्या? 2 दिन से तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या अपनी मॉम से अपनी तकलीफ भी शेयर नहीं करोगी? अन्वी ने हल्की सी मुस्कान की कोशिश की, पर उसकी आंखों में झलक गया कि वो झूठ बोल रही है। धीरे से नजरें चुराते हुए बोली, मॉम, मुझे नींद आ रही है। वो उठकर बिस्तर की ओर बढ़ी। आशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बच्चा, क्या तुम अपनी मॉम से नाराज हो? क्यों इतनी दूर जा रही हो मुझसे? क्यों नजरें चुरा रही हो? अन्वी ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना कहकर वो पलंग पर लेट गई, चेहरा तकिए में छुपा लिया। आशी ने कुछ पल उसे देखा, फिर उसके माथे पर झुककर हल्के से चुमा और धीरे से कहा, कल सुबह तैयार रहना, हमें शुभ के घर जाना है। वो लाइट ऑफ कर कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही अन्वी की आंखों से रोके हुए आंसू बह निकले। सिसकियां पहले धीमी थीं, फिर थोड़ी थोड़ी तेज होती गईं, जैसे उसके दिल का बोझ अब खुद से संभल नहीं रहा था। दूसरी ओर आशी का कमरा, वो मेकअप टेबल के पास बैठी थी, चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। करण दरवाजे के पास आया तो उसने धीरे से कहा, करण, 2 दिन से अन्वी मुझसे बात नहीं कर रही। वो मुझे अवॉइड कर रही है, पता नहीं क्यों। तुम एक बार बात करके तो देखो। करण ने उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, आशी, मैं भी नोटिस कर रहा हूँ। वो 2 दिन से एकेडमी नहीं आई। न प्रैक्टिस, न कोई कॉल। कुछ तो है जो उसे अंदर से तोड़ रहा है। करण ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह का समय था। वी ग्रुप्स के ग्लास डोर पर देविका के कदमों की आहट गूंज उठी। काले फॉर्मल सूट में, बाल पीछे बांधे हुए, उसके चेहरे पर ठंडा आत्मविश्वास था, पर दिल के अंदर तूफान मचा था। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, माम, सर आपके इंतजार में हैं। देविका ने हल्की मुस्कान दी, मुझे रास्ता बता दीजिए। कुछ पल बाद वो वेद के केबिन के बाहर खड़ी थी। कांच की दीवार के उस पार वही चेहरा, वही निगाहें, पर अब कोई अपनापन नहीं था। वेद फोन पर था और उसकी आवाज में अब ठंडापन था, जैसे वक्त ने हर इमोशन को फ्रीज कर दिया हो। देविका ने गहरी सांस ली। टुक टुक टुक, उसने दरवाजे पर नॉक किया। वेद ने बिना देखे कहा, कम इन। देविका अंदर आए। वेद ने नजर उठाए, कुछ पल को जैसे वक्त ठहर गया। दोनों की नजरें मिली और पुराने दिनों की यादें झलक कर फिर गुम हो गईं। वेद ने प्रोफेशनल टोन में कहा, प्लीज हैव ए सीट, कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रेडी हैं। इतना बोल वेद ने एक फाइल देविका की ओर कर दी। देविका ने फाइल उठाते हुए कहा, उसकी आवाज नपी तुली थी, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कुछ अधूरे सवाल भी हैं। उम्मीद है आज जवाब मिलेंगे। वेद हल्की हंसी के साथ बोला, देविका, यहाँ हम बिजनेस की बात करने आए हैं, पर्सनल ड्रामा नहीं। देविका के होंठ कांपे, उसने खुद को संभाला। ड्रामा तब होता है जब कोई रिश्ता झूठा हो, और यहाँ रिश्ता सच्चा था, बस निभाया नहीं गया। वेद उठकर खिड़की के पास गया, बाहर देखता हुआ बोला, कुछ चीजें निभाने के लिए नहीं, भूलने के लिए होती हैं। देविका के भीतर जैसे कुछ टूट गया। उसने धीमे स्वर में कहा, फिर देखना वेद, इस बार मैं वो सब याद दिलाऊंगी जो तुम भूलना चाहते हो। इतना कहकर वो उठी, अपनी फाइल उठाए और बाहर जाते समय बोली, फाइल को अच्छे से पढ़कर साइन करूंगी, क्योंकि भले ही मेरा प्यार कम नहीं हुआ, तुम पर भरोसा भी नहीं रहा। वेद बस वहीं खड़ा रह गया, उसकी मुट्ठियां बंधी हुई थी, आंखें बंद, जैसे अंदर बहुत कुछ कहना बाकी रह गया हो। चैप्टर 26। अब आगे। वशिष्ठ मेंशन। सूरज अपनी किरणें वशिष्ठ मेंशन के संगमरमर जैसे फर्श पर गिरा रहा था। बड़े गेट से गुजरती चौधरी फैमिली की कारों का काफिला धीरे धीरे भीतर दाखिल हुआ। मेन हॉल में सुनहरी झूमर की रोशनी में सब कुछ किसी राजमहल सा लग रहा था। अन्वी चौधरी ने हल्की गुलाबी साड़ी पहनी थी। उसकी सादगी और गरिमा देखकर कोई भी उसकी आंखों में झांकने से खुद को रोक नहीं सकता था, लेकिन उसके चेहरे पर छिपी बेचैनी को सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। सर्वेंट्स ट्रे में चाय, सैंडविच और स्नैक्स लेकर सबके बीच घूम रहे थे। पर तभी रणधीर चौधरी, जो अपनी व्हीलचेयर पर बैठे थे, उन्होंने हाथ उठाकर रोक दिया। रहने दो ये सब, हम कुछ नहीं लेंगे। अगर यह घर हमारी पड़पोती का ससुराल बना, तो ससुराल का कुछ खाना शुभ नहीं माना जाता। पूरा माहौल कुछ पल को शांत हो गया। विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बाऊजी, आज के जमाने में भी आप ऐसे रीति रिवाजों पर अटके हैं। रणधीर ने गंभीर स्वर में कहा।
रीति रिवाज बदलते होंगे पर मर्यादा नहीं बेटा। आशी ने मुस्कुराकर माहौल को सहज बनाने की कोशिश की, पर उसकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं। वहां बस विराज के पीछे खड़ा वेद वशिष्ठ था, सूटेड, शालीन और हल्की मुस्कान लिए। विराज ने वेद की ओर देखा। वेद जाओ, शुभ को बुला लो। वेद ने सिर हिलाया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। ऊपर कमरे में शुभ वशिष्ठ अपने बिस्तर पर फैला हुआ था। टीवी म्यूट पर चल रहा था और गेमिंग कंट्रोलर उसके पास पड़ा था। वेद ने दरवाजा खोला। भाई, नीचे चौधरी फैमिली आपसे मिलने आए हैं। शुभ ने करवट लेते हुए कहा। यार तू जा, मुझे सोने दे। मुझे क्या लेना देना चौधरी फैमिली से। वेद ने भौहें उठाई। वो अनवी सेहरावत की फैमिली है। शुभ एकदम सीधा बैठ गया। क्या, लेकिन वो तो अनवी सेहरावत है ना। वेद ने गहरी सांस ली। इतना सब मुझे भी नहीं पता, बस जल्दी तैयार हो जा, सब इंतजार कर रहे हैं। वो बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जब शुभ बाथरूम से निकला तो कमरे में एक अनजान पर बहुत आत्मविश्वास से भरी औरत खड़ी थी। उसकी नजरें दीवारों पर सजी ट्रॉफियों और सर्टिफिकेट्स पर घूम रही थीं। वो आशी जिंदल सेहरावत थी। शुभ के हाथ में अब भी तौलिया था। वो झेपते हुए पलटा। अरे आप, मैं जरा, और वापस बाथरूम में जाने लगा। आशी ने मुस्कुरा कर कहा, ये कपड़े तो ले जाओ पहले। शुभ रुका, कपड़ों की ओर देखा। यह मेरे नहीं हैं। आशी ने धीरे से आगे बढ़कर बिस्तर से वो कपड़े उठाए। उसे थमाते हुए बोली, यह मैं लाई हूँ तुम्हारे लिए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें देखकर कोई यह कहे कि चौधरी फैमिली की बेटी ने सोच समझकर नहीं चुना। उसके स्वर में सख्ती नहीं, बल्कि एक गहरी समझ थी। शुभ ने बिना कुछ कहे कपड़े ले लिए। थोड़ी देर बाद जब वो बदल कर आया तो उसके चेहरे पर अब वो लापरवाही नहीं थी। कंधे सीधे, बाल संवारे और चेहरे पर हल्की सी झिझक भरी मुस्कान। आईने के सामने खड़ा होकर वो अपने बाल सेट कर रहा था। आशी उसके पास आई, उसकी ट्रॉफियों की तरफ इशारा करते हुए बोली, इतनी सारी ट्रॉफियां, इतनी डिग्रियां, पर क्या तुमने कभी सोचा अपने टैलेंट को इस कमरे की दीवारों से बाहर क्यों नहीं निकाला। शुभ ने उसकी ओर देखा। शायद मौका नहीं मिला। आशी की नजरों में हल्की सी चुनौती थी। मौके नहीं मिलते शुभ, उन्हें बनाना पड़ता है। इतना कहकर वो दरवाजे की ओर बढ़ी। नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। शुभ ने गहरी सांस ली, आईने में खुद को देखा और पहली बार उसे लगा शायद आज की मुलाकात सिर्फ एक रिश्ते की शुरुआत नहीं, बल्कि उसके अपने बदलाव की भी शुरुआत है। शुभ नीचे उतर रहा था, सफेद शर्ट जिसकी बाहें मोड़ी हुई थी, ब्लू ट्राउजर और आंखों में वही आत्मविश्वास जो किसी को भी कुछ पल के लिए खामोश कर दे। उसकी चाल में एक लापरवाह सी सादगी थी, पर निगाहों में वो चिंगारी जो हर किसी को महसूस हो रही थी। अनवी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो जानती थी शुभ का हर शब्द, हर मुस्कान किसी को भी असहज कर सकती है। कहीं वो कुछ ऐसा न कह दे जिससे परिवार की इज्जत पर आंच आ जाए। शुभ नीचे आया, हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन बोला, अरे वाह, मुझसे मिलने पूरा कुनबा आया है क्या। शुभ ने सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। वो आकर अनवी के बगल में बैठ गया। दोनों के बीच बस कुछ इंच का फासला था। अनवी ने नजरें झुका ली। उसकी उंगलियां पल्लू से खेल रही थी, डर और बेचैनी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। वो बस यही सोच रही थी, कहीं शुभ वो बात न बोल दे, वो सच्चाई जो सिर्फ हम दोनों जानते हैं। आशी ने धीरे से करण की ओर झुककर कहा, करण, तुम क्या सोचते हो शुभ के बारे में। करण ने बिना ज्यादा सोचे मुस्कुराकर कहा, जो तुम्हारा फैसला वही मेरा फैसला। तुम्हारी नजरों से जो सही है वो मुझे भी सही लगता है। आशी ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी उंगलियां थाम ली। उसी वक्त रत्ना देवी ने चारों ओर नजर घुमाते हुए कहा, क्या इस घर में आप तीनों के अलावा और कोई नहीं है। विराज ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी नहीं, हम तीन ही हैं। हमारे लिए यही छोटा सा संसार है। मैं तो चाहता हूँ कि अनवी जल्दी से आए और इस घर को अपनी हंसी से भर दे। लेकिन वो थोड़ी देर रुके, फिर गहरी सांस लेकर बोले, ये भी नहीं चाहता कि वो अपने सपनों को चूल्हे की आग में झोंक दे। आशी और करण के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। वो दोनों जानते थे, विराज हमेशा औरतों को उनके सपनों के साथ खड़ा देखना पसंद करता है। रत्ना देवी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, विराज भाई साहब, आपकी दो संतानें हैं, तो क्यों न हमारी अनवी के साथ साथ हमारी अंशी का रिश्ता भी आपके छोटे बेटे वेद के लिए तय कर दिया जाए। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। वेद, जो अब तक खामोश बैठा था, अचानक उठ खड़ा हुआ। दादी जी, माफ कीजिए,
पर मैं किसी को पहले से पसंद करता हूँ। रत्ना देवी थोड़ी असमंजस में पड़ गई। ओह अच्छा, कौन है वो? वेद ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी फाइल उठाए और विराज की ओर देखकर बोला, डैड मुझे ऑफिस जाना है, कुछ काम पेंडिंग है। वो जल्दी से निकल गया। गाड़ी में बैठते ही उसने अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर देविका की फोटो थी। उसकी आंखों में वो मोहब्बत थी जो किसी को बताए बिना भी बयां हो रही थी। वेद ने फोटो को देख हल्की सांस ली। काश चीजें इतनी आसान होती। उसने इंजन स्टार्ट किया और कार धीरे धीरे वशिष्ठ मेंशन से निकल गई। पीछे शुभ और अन्वी अब भी एक ही सोफे पर बैठे थे, पर उनके बीच नजरों से ज्यादा चुप्पी बोल रही थी। चैप्टर 27। अब आगे। विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, शुभ बेटा, अन्वी को अपना कमरा दिखा दो। शुभ ने सिर हिलाया, जी डैड। वो धीरे धीरे उठा और अन्वी की ओर इशारा करते हुए बोला, चलो मिस सेहरावत। अन्वी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके साथ चल दी। ऊपर जाते समय सीढ़ियों की रेलिंग पर लगी क्रिस्टल लाइट्स दोनों की परछाइयों को सुनहरा बना रही थी, पर दोनों के बीच का मौन अब भी भारी था। कमरे का दरवाजा खुलते ही सामने एक बड़ा सा गेमिंग सेटअप, दीवारों पर ट्रॉफियां और कोनों में बिखरी किताबें। शुभ बिना परवाह किए सीधे बिस्तर पर जा गिरा, हाथ सिर के नीचे टिकाए। अरे यार, कितना बोरिंग था ये सब। अन्वी हल्के से मुस्कुरा दी, पर कुछ बोली नहीं। वो कमरे में इधर उधर देखने लगी। गेमिंग डेस्क पर रखे हेडसेट, खुला लैपटॉप और दीवार पर टंगा ड्रीम प्ले कॉन्कर का बोर्ड उसकी नजर में आया। शुभ ने आंखें बंद करते हुए कहा, तुम्हें डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ इस साड़ी में? अन्वी ने बिना उसे देखे धीरे से कहा, अगर हो भी रहा है तो क्या कर सकती हूँ। उसका लहजा शांत था, पर भीतर कोई झंझावात दबा हुआ था। शुभ उठकर बिस्तर पर घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, वैसे अचानक तुमने हाँ कैसे कर दी इस शादी के लिए? कभी तो तुमने साफ मना किया था, और आज ये सब। अन्वी ने नजरें फेर ली। जानना जरूरी नहीं शुभ, बस इतना समझ लो कि ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं था। एक पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, और हाँ ये बात सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए। शुभ कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा नाम अन्वी सेहरावत है और तुम्हारी फैमिली चौधरी। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? अन्वी ने उसकी ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, मेरे डैड दरअसल मेरी बड़ी माँ यानी दादी जी के सरनेम से जाने जाते हैं, और हम अपने असली डैड का नाम रखते हैं। बस कहानी यही खत्म। आई सी, शुभ ने कहा और वापस बेड पर लेटकर सीलिंग को घूरने लगा। कमरे में बस एस बड़ी ई की हल्की गूंज और दोनों के बीच की अनकही बातें बाकी रह गईं। नीचे हॉल में रणधीर चौधरी बोले, तो बताओ आशी, करण तुम्हारा क्या फैसला है? आशी ने करण की ओर देखा, फिर सिमरन जी और राज की तरफ। करण ने आशी की नजरों को पढ़ लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, दादाजी, हमें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। अगर अन्वी खुश है तो हम भी हैं। सभी के चेहरों पर राहत की झलक आई, पर ऊपर शुभ और अन्वी के बीच अब भी एक अनकहा सच पसरा था, जो शायद आने वाले दिनों में सब कुछ बदलने वाला था। लिविंग एरिया की रोशनी अब हल्की सुनहरी हो चली थी। शुभ और अन्वी सोफे के बीचों बीच बैठे थे, उनके चारों ओर दोनों परिवारों की स्नेहिल परछाइयां फैली हुई थी। हवा में अगरबत्ती की हल्की खुशबू थी, और सभी के चेहरों पर संतोष और उत्सुकता का मिला जुला भाव। आशी धीरे से रणधीर चौधरी के पास गई और बोली, दादाजी, मैं चाहती हूँ कि आज ही एक छोटी सी रस्म कर यह रिश्ता पक्का कर दिया जाए। बाकी की रस्में शुभ मुहूर्त देखकर कर लेंगे। रणधीर चौधरी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, उनकी आंखों में उम्र की थकान थी, लेकिन दिल में खुशी का उजाला। उन्होंने इशारे से ड्राइवर को बुलवाया। कुछ ही देर में ड्राइवर हाथ में छोटा सा गिफ्ट पैकेट लेकर आया, वही गिफ्ट जो आशी ने पहले से शुभ के लिए रखा था। आशी ने वह पैकेट रणधीर चौधरी को थमाया। वो धीरे धीरे अपनी व्हीलचेयर आगे बढ़ाते हुए शुभ के सामने रुके। उनके हाथ कांप रहे थे, पर चेहरे पर अपनापन था। बेटा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आज से तुम हमारे घर के सदस्य हो। वो शुभ के माथे पर तिलक करने लगे, मगर झुकी हुई पीठ और कांपते हाथों से निशान बनाना मुश्किल हो रहा था। ये देख शुभ तुरंत पांवों के बल बैठ गया, ताकि रणधीर चौधरी आसानी से तिलक कर सके। पूरे कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। शुभ की उस विनम्रता ने सबका दिल छू लिया। तिलक के बाद रणधीर चौधरी ने उसका सिर सहलाया। सदा खुश रहो बेटा। फिर राज जी और सिमरन जी आगे बढ़े। उन्होंने शुभ को एक गिफ्ट और ढेर सारा आशीर्वाद दिया। सिमरन जी के चेहरे पर मां सा स्नेह था। हमारी अन्वी को कभी अकेला मत पड़ने देना, उन्होंने कहा।
इसके बाद संदीप जी और नीति ने भी आगे आकर शुभ को गिफ्ट दिया। अंश, निशी और बाकी बच्चों ने बस हाथ जोड़कर कहा, गिफ्ट तो हम सगाई पर देंगे, अभी तो आशीर्वाद लीजिए। कमरे में हल्की हंसी की लहर दौड़ गई। आशी और करण अब आगे बढ़े। करण ने शुभ का हाथ थामकर अन्वी के हाथ पर रखा और कहा, हमारी बच्ची का ख्याल रखना शुभ। हमने उसे नाजों से पल है लेकिन नाजुक नहीं बनाया। अन्वी की पलकों में नमी थी। उसने सिर झुका लिया ताकि कोई उसकी आंखों की नमी न देख सके, पर एक आंसू उसके गाल पर से फिसलकर शुभ के हाथ पर गिर पड़ा। शुभ ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा, जैसे उसे एक आंसू में उसके भीतर के सारे सवाल, सारी उलझनें घुल गई हों। आशी ने तुरंत आगे बढ़कर अन्वी का चेहरा अपने सीने से लगा लिया। बच्चा, ऐसा नहीं करते, रोते नहीं हैं। तुम खुश हो ना? अन्वी ने सिर उठाया, होठों पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों की थकान सब बयां कर रही थी। उसने बस पलकें झपकाकर हाँ में जवाब दिया। कमरे में तालियों की गूंज हुई। आशी ने शुभ और अन्वी दोनों के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया। रणधीर चौधरी की आंखें नम थीं। शायद उन्हें भी उस आंसू में आने वाले समय की कहानी दिख गई थी। रावल इंडस्ट्रीज, कांच के दरवाजों से धूप छनकर लॉबी में फैल रही थी। अंशी ने अपनी फाइल को सीने से लगाते हुए रिसेप्शन डेस्क की ओर कदम बढ़ाए। क्या साज आ गए हैं? उसने विनम्रता से पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैम, सर मीटिंग में हैं। आप चाहें तो उनके केबिन में वेट कर सकती हैं। अंशी ने सिर हिलाया ही था कि पीछे से एक परिचित आवाज आई। अरे अंशी बेटा, आज लैब छोड़कर यहाँ कैसे? वो पलटकर मुस्कुराए। मौसा जी। रोनी रावल हमेशा की तरह चार्मिंग लग रहे थे, आंखों में अपनापन और होठों पर हल्की सी मुस्कान। अंशी उनके पास जाकर गले लगी, कैसे हैं आप? बड़ी मॉम ने ये फाइल दी है। रोनी ने फाइल थामी और कहा, बड़ी मॉम आज तो सारे मीटिंग्स कैंसिल कर गई। बोली, आज तो अन्वी की शादी के लिए लड़के से मिलने जा रही हूँ, पूरी फैमिली के साथ। अंशी हल्के से हंस पड़ी, वो तो फिर बड़ी मॉम का फुल ऑन मिशन है। रोनी भी हंसे, सास ने तो गर्लफ्रेंड बना ली है, अब तुम भी कोई ढूंढ लो वरना वो रत्न देवी अगला नंबर तुम्हारा ही लगाएंगी। दोनों ठहाका मारकर हंसे ही थे कि अंशी की नजर रोनी के पीछे गई। काले शर्ट में कोई लड़का धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। गंभीर चेहरा, आंखों में गहराई, वही नजर जो एक बार देखो तो ठहर जाती है। तुम इसे जानती हो? रोनी ने अंशी की दिशा में देखते हुए पूछा। अंशी थोड़ा झिझक कर बोली, हाँ मौसा जी, बस एक बार मेरी कार से इसका एक्सीडेंट हो गया था। ओह, रोनी मुस्कुराए, फिर तो माफी बाकी है। सारांश ने पास आकर विनम्रता से रोनी को ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग सर, पर उसकी निगाहें एक पल को अंशी पर ठहर गईं। वो पल कुछ ज्यादा देर टिक गया, फिर वो चुपचाप आगे बढ़ गया। अंशी के होंठ कुछ कहना चाहते थे, मगर शब्द गले में अटक गए। उसने बस फाइल रोनी को पकड़ाए और बाहर निकल गई। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूले।